दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 22 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। रात 8 बजे डेली सामान्य अध्ययन की रिवीजन क्लास स्टार्ट है, वो अवश्य देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट परीक्षाओं में आपके प्रश्न वहीं से आएंगे। मैं एकदम सीधे सीधे कह रहा हूँ, डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वहाँ से आएंगे, इसलिए वो रिवीजन क्लास रात 8 बजे वाली आप छोड़िएगा नहीं, अवश्य देखिएगा। डेली परीक्षा खबरी अवश्य देखिए। वीकली तो देखें, काफ़ी लोग वीकली वाला पा गए तो डेली वाला देखना छोड़ दिए, लेकिन ऐसा ना करें। रिवीजन तभी हो पाएगा जब आप डेली डेली देखेंगे तो, ठीक है। अगर ये सोचते हैं कि साप्ताहिक वाला देख लेंगे और उससे काम चल जाएगा, काम तो चल जाएगा, लेकिन रिवीजन करेंगे। चूँकि मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ डेली के परीक्षा खबरी में, वो डिस्कशन साप्ताहिक वाले में नहीं हो पाता क्योंकि सप्ताह भर की न्यूज़ भी 20 से 25 मिनट में समाप्त करनी होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो तो अभी सही समय है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है PCS RO, जिससे भी या सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। एकीकृत विद्युत विकास योजना अभी हाल ही में चर्चा में रही। दरअसल ये योजना 2014 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत हाल ही में क्या हुआ है, क्यों चर्चा में रही है, हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवाट पावर क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा प्रीलिम्स में कि कहां पर हाल ही में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत विद्युत मंत्रालय ने 50 किलोवाट पावर क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया? हिमाचल प्रदेश के सोलन में किया। ब्रिक्स देशों द्वारा हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है और भारत ने इसकी मेजबानी की है। ध्यान रखिएगा, हरित हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन जैसा कि आपको दिख रहा है, हरा हरा हाइड्रोजन, हरा भरा, इसमें कार्बन नहीं दिख रहा है, तो हाँ ठीक, यही आपने सही समझा। कार्बन इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम तरीके से इसमें जल के द्वारा जो है, जल से इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करके हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। ये हाइड्रोजन पूरी तरीके से हरित होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, ऊर्जा के एक अच्छे विकल्प के रूप में भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। तो हरित हाइड्रोजन, भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन पहल पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन क्या है? तो नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है। हालांकि विकल्प तो अच्छा है हाइड्रोजन का, लेकिन हरित हाइड्रोजन का, बट इसको बनाना थोड़ा सा महंगी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी अभी उतना सरल तरीके से संभव नहीं है, ठीक है। उतनी आवागमन के साधन भी और उन पर लगने वाली लागत भी काफ़ी आ जाती है। इसलिए विकल्प तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए और उपाय करने होंगे भविष्य के ईंधन के रूप में, इसको इसीलिए देखा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत का 2022 में जो लक्ष्य है, रट लीजिए 175 गीगावाट, जिसमें सोलर ऊर्जा 100 गीगावाट, जो वर्तमान में लगभग 40 गीगावाट ही प्राप्त हो पाई है। 2022 के अंत तक 100 गीगावाट तक सौर ऊर्जा प्राप्त करना है। इसके अलावा 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, पवन के द्वारा जो वायु के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके अलावा 10 गीगावाट जो है बायोमास ऊर्जा और 5 गीगावाट लघुपन बिजली परियोजनाओं के तहत प्राप्त किया जाना है, कुल 175 गीगावाट। इसके अलावा 2030 तक भी एक लक्ष्य है भारत का कि 450 गीगावाट हमको नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये जो है एकदम रटा होना चाहिए आपको। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 136 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं। जो समस्त ऊर्जा अगर देखें, जो क्षमता है भारत की, उसका 36% नवीकरणीय ऊर्जा का हो गया है। तो काफ़ी काम किया है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने। और सौर ऊर्जा के मामले में देखें, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में देखें, तो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है। तो एक बड़े गर्व की बात भी है। क्या है ब्रिक्स? तो ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए प्रयोग होने वाला एक संक्षिप्त रूप है, जिसमें आपको पता है B से ब्राज़ील, R से रसिया, इसी तरीके से अन्य, और इसी क्रम में आयोजन भी होते हैं शिखर सम्मेलन के। इसमें
ये ध्यान रखिएगा, इसमें रूस एकमात्र ऐसा देश है जो विकसित देश है, बाकी सब विकासशील देश हैं। इसीलिए ब्रिक्स को विकसित और विकासशील देशों के बीच एक कड़ी के रूप में भी, ब्रिज के रूप में भी देखा जाता है। शुरुआती दौर में दक्षिण अफ्रीका इस समूह का हिस्सा नहीं था, यह केवल 4 देशों का समूह था, इसीलिए इसको केवल ब्रिक कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था और यहीं से इसकी औपचारिक स्थापना भी हुई थी। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, इसने फटाक से हाँ कह दिया। और तीसरा सम्मेलन जो चाइना में हुआ उसमें ये पहली बार 2011 में हिस्सा लिया था, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। उसके बाद ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में, चाइना में है, ध्यान रखिएगा। बायोटेक किसान योजना, बायोटेक किसान योजना, तो बायोटेक से किसान को जोड़ने के लिए, किसानों को उनके फसल का अच्छा उत्पादन हो और उसकी अच्छी लागत मिले, इसके लिए मिलकर काम करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। किसान केंद्रित योजना है पूरी तरीके से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किसानों द्वारा और उनके साथ मिलकर इस योजना का विकास किया गया है। किसानों में उद्यमशीलता और नवाचार को इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। नवाचारों के तहत जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। महिला और पुरुष किसानों के मध्य स्थानीय कृषि नेतृत्व की पहचान ये करता है। न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कमेटी का गठन अभी हाल ही में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में, एकदम रट लीजिएगा, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किस कमेटी का गठन या किसकी अध्यक्षता में हाल ही में एक कमेटी का गठन किया गया है? प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह कमेटी का गठन किया गया है। किसके? अजीत मिश्रा। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। इसका कार्य क्या होगा? सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में तकनीकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करना है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स, अभी भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और SPF द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उद्योग और सरकारी हितधारकों का इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। कम या शून्य कार्बन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। SPF क्या है दोस्तों? तो US आप पता है, यूनाइटेड स्टेट्स, I से इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम, SPF इसका शॉर्ट फॉर्म है। PCSJ वाले, APO वाले इसको तैयार कर सकते हैं। उद्योग और सरकारी हितधारकों का प्रतिनिधित्व इसमें रहेगा और कम या शून्य कार्बन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास इसमें किया जाएगा। तो हाइड्रोजन के बारे में हमने पढ़ा है, किस तरह से भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। तो जितने सस्ते तरीके से इसका उत्पादन किया जाएगा उतना ही ज़्यादा ये सुलभ होता जाएगा। दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की गई है। पैरालंपिक खेलों में अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए दिव्यांग खेल केंद्र केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, खेल मंत्रालय मत करके चले आइएगा। खेल में दिव्यांगजनों के हित और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन की दिशा में काम करने के लिए देश भर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस तरह का पहला केंद्र कहाँ पर खुलेगा? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर में खुलेगा। रट डालिए पूरी तरीके से। वन लाइनर करंट अफेयर्स में क्या है? इब्राहिम रईसी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इब्राहिम रईसी, रट लीजिए, इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? 10 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, BCCI ने। निम्नलिखित में से कौन से, पता है BCCI बहुत ही अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इतना अमीर है कि अब दान भी देने लगा है। ठीक है, देना भी चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? शेफाली वर्मा। एक बार फिर पढ़ देता हूँ, रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों, 2 पारियां होती टेस्ट मैच में किसी भी टीम के लिए, अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो पहली भारतीय बनी है, दुनिया की चौथी ऐसी बल्लेबाज बनी है शेफाली वर्मा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर निम्नलिखित में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस
उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।